हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रिट। सो टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग ओमेट रिलेटेड जो सेशंस है वो स्टार्ट कर देंगे। डेली 5 PM पे जो सेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। जो लिंक होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर होगा और साथ में हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे भी शेयर होगा। तो अगर अभी तक आपने वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी वो कर लो सो दैट हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो पाए। जो एनमैट रिलेटेड सेशंस होंगे या IFT या स्नैप जो भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड जो भी सेशंस होंगे उनका टाइम जो है वो डेली 5 PM का ही रहेगा। और 9 PM पे भी एक सीरीज जो है वो स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग कैट रिलेटेड सारे जो चीज़ें हैं वो कवर अप करेंगे। अभी ये वाला जो है वो 1 या 2 दिन होल्ड पे रहेगा। अभी हनी सर अवेलेबल नहीं है तो क्वांट का हम लोग स्टार्ट कर नहीं पाए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में ये वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए 5 PM वाला जो है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ओमेट रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो कवर अप करने का ट्राई करेंगे कि यार हाँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर अप हो जाएं सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर अपना कर पाओ। एंड अगर आपके कुछ क्वेरीज भी हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, कोई टॉपिक रिलेटेड, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे। आज का जो सेशन होगा हम लोग क्रिप्टो अरिथमेटिक के ऊपर जो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है एनमैट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैट में भी रिसेंट ईयर्स में उसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं और एनमैट में भी उसके क्वेश्चन जो है वो टाइम टू टाइम आते रहे हैं। क्रिप्टो अरिथमेटिक, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ये टॉपिक का नेम कभी भी सुना नहीं होगा, बट एक्चुअल में कौन सी टाइप है ये उसके बारे में आपको आइडिया होगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स का इस चीज के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि यार एनमैट बाय जीमैट जो बुक है क्या वो मुझे बाय करने की जरूरत है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट बुक है कि यार मैं बाय करूं ही करूं और उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बुक को चेक करा है। नॉर्मल आपका जो क्वेश्चंस आते हैं बैंक लेवल पे या SSC लेवल पे या हम कहें एप्टीट्यूड लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि यार आप उस बुक को बाय करके अगर कंप्लीट कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा कुछ अच्छा स्कोर कर लोगे और जो स्टूडेंट्स बाय नहीं करेंगे वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो वैसा सिनेरियो नहीं है। बहुत ज्यादा बर्डन मत लेके आओ दिमाग में कि यार ये बुक जो है वो मुझे बाय करना होगा। जनरली हैबिट रहता है स्टूडेंट्स का कि यार बुक बाय कर लिया तो पेपर क्लियर हो गया, वो दिमाग में आता है कि बुक नहीं है तो पेपर क्लियर नहीं होगा, बुक है तो पेपर क्लियर हो जाएगा। वो चीज दिमाग से निकाल दो। अगर आपको सोर्सेज चाहिए तो आप टॉपिक का नेम लिखो, गूगल कर दो, यार इतने क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इन पे कोई भी आपको कमी नहीं है, कहीं पे भी इजिली अवेलेबल है क्वेश्चन। सो बुक बाय करने का नेसेसरी नहीं है कि यार बाय करना ही करना है, बट अगर आप करना चाहते हो, भैया आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं क्रिप्टो अरिथमेटिक के ऊपर। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा सो दैट आप खुद से भी सॉल्व करके देख सको, ठीक है। जनरली होता क्या है इन क्वेश्चंस में कि मेरे पास कुछ डेटा होता है, लेट इट बी ए समथिंग, देन वो बोल देगा बीबी। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है ये, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार ए प्लस बीबी मैंने ऐड किया, समथिंग कुछ CDE का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से कुछ क्वेश्चन देता है जिसमें ABCDE इन सब के जो वैल्यूज होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस का वो फॉर्मेशन करता है हमारे पास। शायद आपने देखे होंगे क्वेश्चन, कैट में ऑलरेडी आया है, लास्ट ईयर 2019 कैट के पेपर में था क्रिप्टो अरिथमेटिक के ऊपर क्वेश्चन। उससे पहले भी 2-3 साल पहले भी क्वेश्चन बना था। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रॉपर पजल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। एनमैट में भी रिसेंट ईयर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आज देखते हैं कि यार इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है गो प्लस गो में ऐड हो रहा है 2 और फॉर्मेशन क्या कर रहा है वो चीज मिला के द फॉर्मेशन इज टू बी इक्वल टू OUT। ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि यार कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हमारे पास गिवन है गो प्लस 2 प्लस आउट, मुझे इनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो वैल्यू है वो OUT बनना चाहिए। तो यार कैसे सोचें इस क्वेश्चन को, कैसे मुझे पता चलेगा कि यार हाँ यही वैल्यू आएगा वो वैल्यू नहीं आएगा। कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके दिमाग में हर बार रहने चाहिए। यार एक पॉइंट समझो, कोई 2 डिजिट नंबर है, ये भी एक 2 डिजिट नंबर है, दोनों को मिलाने से मेरा 3 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक पॉइंट जो कैट के क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहा था यहाँ पे भी इजीली अप्लाई हो रहा है कि यार गो का मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि यार 99 ही आएगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका भी मान लो 99, ऑल्दो यहाँ पे ओ 99 हो सकता है बट जी और टी का वैल्यू 99 नहीं हो सकता। बट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यार अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू पकड़ने का ट्राई करूं एनी 2 डिजिट नंबर का, दैट विल बी 99 ओनली। हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर का वैल्यू 99 ओनली। भैया अगर इनको ऐड करोगे 198 बनेगा ना। तो मुझे एक चीज तो कंफर्म है ना, इस चीज का वैल्यू जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यही पॉइंट मैं समझाना चाहता था। आप आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे कि यार ये जो O है इसका वैल्यू कभी भी, O का वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकता।
2 होने का मतलब क्या है कि यार अगर इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया, मतलब 200 प्लस समथिंग वैल्यू जो है वो यहां पे फॉर्म हो गई। बट अगर मैं दो 2 डिजिट नंबर को ऐड कर रहा हूं, कभी भी 200 से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकता। तो मुझे इससे क्या क्लैरिटी आ जाएगा, क्या क्लैरिटी आ जाएगा कि यार ओ का वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगा फॉर श्योर। कैट के क्वेश्चन में भी सेम चीज अप्लाई हो रही थी कि यार यहाँ का वैल्यू से आपको इन दोनों का वैल्यू भी मिल गया। अब इसके बाद में आप प्रोसीड कर सकते हो कि यार अगर ओ का वैल्यू आपके पास 1 1 आ चुका है तो 1 + 1 आपका 2 होगा, तो इस पॉइंट पे 2 ही आना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद में वो क्या बोल रहा है कि यार यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे 2 हो गया, तो मतलब इस पॉइंट पे 2 होना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं, मुझसे क्या कहा गया कि यार g + t, यहाँ पे 2 है, g का मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, यहाँ पे u होना चाहिए। मुझे एक पॉइंट पता है कि यार g + 2 का जो सम है वो o + u बनता है। आई होप समझ पा रहे होगे। दोबारा से देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आया होगा तो दोबारा से देखो। हम क्या कह रहे हैं कि यार अगर दो मेरे पास वैल्यूज हैं, दो 2 डिजिट नंबर ऐड होके 3 डिजिट के नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 3 डिजिट नंबर का वैल्यू कभी भी 200 से ऊपर नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में छाप लो, ये चीजें बहुत बारी काम आएंगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई हो जाती है कि यार ये जो लास्ट वैल्यूज हैं और जो ये फर्स्ट वैल्यू है, इसका लिंक रहता है कि यार अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 डिजिट नंबर को ऐड कर दिया, इन दोनों को 3 डिजिट नंबर बन रहा है मेरे पास, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू 200 से ऊपर नहीं जा सकता। कभी भी अपने दिमाग में रखना, ये पॉइंट काम आएगा। ठीक, जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि यार ये ओ की जो वैल्यू है वो 1 से ऊपर नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली मुझे पता है, ऑलरेडी वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 0 नहीं हो सकता। आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे पूछ लेगा यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर ओ + u + t। आप इन तीनों को ऐड करके वैल्यू बता दो कितनी आएगी, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। हमने क्या बोला, ओ का वैल्यू जो है वो 1 ही आएगा। 1 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे। ना 1 + 1 आई कैन से दैट यार यहाँ पे 2 आ गया, मतलब अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है ऐड होके जो ऊपर चली जाए, नहीं हो रही। समझ में आता है ना। इसके बाद में यार अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, मतलब इस पॉइंट पे भी 2 होना चाहिए। आई होप समझ में आया। देन इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में कह रहा है यार g + t इज गिविंग अस o and u, मतलब दो सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करने से मेरा 2 डिजिट नंबर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि यार यहाँ पे कौन सा वैल्यू होना चाहिए। क्या यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो 8 का रख सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं वैल्यू 8 का रख सकता हूँ। ध्यान से सोच के बताना कि यार अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा 8 का, यहाँ पे वैल्यू हो गया 2 का, यहाँ पे वैल्यू बन गया मेरा 0 का, क्या ये पॉसिबल है? अभी तक के हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास कहीं भी गिवन नहीं था क्वेश्चन में कि यार कोई भी नंबर जो है वो 0 नहीं हो सकता। कहीं पे भी ये गिवन नहीं था कि यार कोई भी नंबर जो है वो 0 नहीं हो सकता था। ठीक है, पॉसिबल है। अगर मेरे पास मैं यहाँ पे 8 की जगह पे कुछ और रखता हूं, मान लो मैंने 8 की जगह पे यहाँ पे रख दिया 9, अगर मैंने 9 रख दिया, 9 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 11, तो भैया o का वैल्यू भी 1 है, u का वैल्यू भी 1 है। क्या ये पॉसिबल है? सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। तो यार अगर सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी आएगा कि यार इस पॉइंट पे 8 ही वैल्यू रखना पड़ेगा, मैं 7 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने 7 रखा, 7 + 2 विल बी इक्वल टू 9 ओनली, मुझे बनाना है 1 एंड समथिंग, तो मुझे 10 या 10 से बड़ी वैल्यू चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल किस केस में होगा? अगर मैंने यहाँ पे रखा 8 वैल्यू, और अगर मैंने यहाँ पे 8 वैल्यू रखा, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 0, और क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि u का वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, या 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ भी गिवन नहीं है, तो मतलब 0 इज अ पॉसिबिलिटी हियर। एंड अगर 0 पॉसिबल है तो 8 + 2 विल बी इक्वल टू 1 0, 1 + 1 2 ऑलरेडी आ चुका है, 8 + 2 10 ऑलरेडी आ चुका है, तो go + 2 विल बी इक्वल टू o u t, 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो ये मेरा आंसर जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी इक्वल टू 3। आई होप आपको बेसिक क्लैरिटी आया होगा कि यार इन क्वेश्चंस में अपने को सोचना कैसे है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम लोग एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल एनमैट का क्वेश्चन है, वो एक्चुअल आ चुका है ऑलरेडी एनमैट के पेपर में, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यार 2a b c d and e multiplied with 3 and the value is coming out to be equal to, किसके इक्वल आ रही है? a b c d e and 2। ध्यान से सॉल्व करने का ट्राई करो, चेक करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, कहां से शुरू करना होगा, कहां से शुरू नहीं करना होगा। ध्यान से सोचो। गिवन है 2abcde into 3abcde 2। एक्चुअल एनमेट का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा क्या उसमें, वो कह रहा है यार a + b
प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आप फाइंड आउट करो। ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि यार इन सब की वैल्यू जो ऐड करके बता दो क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन का डिमांड है। सोचो जरा क्या दिमाग में आ रहा है आपके कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। चल रहा है दिमाग इसमें? अगर तो समझ में आ रहा है तो भैया एक लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मेरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 के साथ में, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट पकड़ के कि यार अगर मेरा 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है e का और वैल्यू आ रहा है मेरा 2 का, मतलब क्या है यार, अगर e की वैल्यू होती है 1, 3 इंटू 1 आता है 3, मुझे यहाँ पे चाहिए 2, पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने e का वैल्यू रखा 2 तो 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6, पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 3 मतलब मुझे वैल्यू चाहिए 9, पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 4 मेरा वैल्यू होता है 12, पॉसिबल है। समझ रहे हो कि यार मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, 3 के साथ में कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा यूनिट डिजिट जो है उसका वैल्यू निकल के कितना आ जाए, दैट विल बी इक्वल टू 2। वही करने का ट्राई करूंगा। टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा 3 के साथ में। नीचे जो वैल्यू है वो भी 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऑलरेडी 2 गिवन है। ध्यान से समझो कि यार अगर इस पॉइंट पे मेरा 2 ऑलरेडी गिवन है, मुझे मल्टीप्लाई किसी इस नंबर के साथ करना है जिससे मुझे यूनिट डिजिट जो है वो कितना मिल जाए, वो 2 का मिल जाए। तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, काम चल रहा है। क्या कोई और नंबर ऐसा है जिससे मुझे यूनिट डिजिट जो है वो 2 का मिल जाए? 5 6 7 8 9, नहीं, कोई भी और नंबर नहीं है जिससे आपको यूनिट डिजिट जो है वो 2 का मिल जाए। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, मतलब एक जो है वो कैरी ओवर चला गया, एक ऊपर चली गई वैल्यू ना। ई का वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुका है 4, तो मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू आना चाहिए 4 का। इस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो 4 का आना चाहिए। ठीक है, तो यार अगर यहाँ पे वैल्यू 4 आ रहा है, 3 के साथ में कुछ इस तरह की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है और कैरी फॉरवर्ड भी 1 का है, उसको ऐड करने के बाद मेरा सम जो है वो 4 का बनना चाहिए। यार कैसे होगा? मुझे कोई इस तरह की वैल्यू निकालनी होगी जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ में, उसका यूनिट डिजिट जो है वो 3 आए। यूनिट डिजिट 3 आने से क्या होगा, उसमें एक वैल्यू और ऐड होगी, मेरा सम हो जाएगा 4 का। आई होप रिलेट कर पा रहे हो। हम लोग क्या कहते हैं कि यार मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू इस तरह की रखी जिससे मल्टीप्लाई करके मेरा यूनिट डिजिट 3 का आ जाए। जैसे ही यूनिट डिजिट 3 का आएगा, 1 उसमें मैं ऐड करूंगा, जैसे ही 1 ऐड होगा मेरी यहाँ पे यूनिट डिजिट की जो वैल्यू है वो 4 पहुंच जाएगी। देखते हैं कि यार अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा 3 का, मतलब अगर मुझे वैल्यू चाहिए 3 का, तो या तो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। क्या मैं 13 बना सकता हूं 3 के साथ मल्टीप्लाई करके किसी भी वैल्यू को? क्या मैं 13 बना सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं। क्या 23 बना सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं। तो एक ही वैल्यू है, दैट इज अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो क्या होगा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 यहाँ पे आ गया। समझ में आया? बेसिक क्लैरिटी हो गया आपको कि यार हाँ यहाँ पे 4 जो है वो आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। और आगे बढ़ते हैं। यार अगर d का वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुका है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 1 वैल्यू चाहिए, खुद से सोचो, अगर मुझे यूनिट डिजिट 1 चाहिए यहाँ पे, 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यूनिट डिजिट जो है 1 का आ जाए? भैया 1 तो बना नहीं सकते 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, 11 नहीं बना सकते, 21 बना सकते हो ऑब्वियसली, और यहाँ पे कोई कैरी ओवर भी नहीं आ रहा। तो भैया अगर कोई कैरी ओवर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 3 इंटू 7 21, 1 यहाँ पे आया, 2 आपका कैरी ओवर चला गया। तो भैया अगर 2 कैरी ओवर गया, यहाँ पे वैल्यू c का आ गया 7, तो यहाँ पे भी c का वैल्यू 7 ही आएगा ना, यहाँ पे भी 7 रख दोगे। ठीक है, नाउ 3 into something plus 2 giving us 7, 3 into something plus 2 giving us 7, मतलब मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 यूनिट डिजिट पे लेके आना होगा। अगर 5 यूनिट डिजिट में आएगा, उसमें 2 वैल्यू और ऐड होगा, मेरा यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा। देखते हैं कैसे। क्या मैं 5 बना सकता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करके? 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या मैं 5 बना सकता हूँ? नहीं यार। क्या 15 बना सकता हूँ? ऑब्वियसली अगर मैं 15 बनाना चाहता हूँ तो मैं 5 यहाँ पे रख दूंगा। क्या मैं 25 बना सकता हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करके? ऑब्वियसली नहीं। तो 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 2 17, तो एक जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो यहाँ पे चला जाएगा और 7 आ जाएगा इस पॉइंट पे। आई होप क्लियर। सिमिलरली 3 इंटू 5 है यहाँ पे, 17 हुआ, 1 यहाँ गया, तो ये वैल्यू जो है वो किसका है? ये वैल्यू है b का। तो b का वैल्यू अगर 5 है तो इस पॉइंट पे वैल्यू 5 ही आएगा। ठीक है, नाउ 3 इंटू समथिंग, 3 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट का कुछ वैल्यू आएगा, उसमें एक और ऐड होगा, वैल्यू विल रीच 5। तो भैया अगर 3 इंटू समथिंग होना है, उसमें एक ऐड भी होगा और वैल्यू बनेगी 5 का, तो मतलब क्या होगा, मुझे 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना जिससे वैल्यू मेरा जो है 4 आ जाए यूनिट डिजिट में।
तो भैया क्या मेरा यहाँ पे वैल्यू जो है किसी के साथ मल्टीप्लाई करके 4 पहुंच सकता था? ऑब्वियसली नहीं। क्या 14 पहुंच सकता था? ऑब्वियसली नहीं। क्या 24 पहुंच सकता है? ऑब्वियसली यस। दैट इज यहाँ पे अगर वैल्यू आता है 8 का, दैट इज 3 इंटू 8, 24 प्लस 1 25, तो 5 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर 8 वैल्यू है तो यहाँ पे भी 8 ही वैल्यू आएगी, ठीक। तो यार यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई कराना है किसी और के साथ में, उसमें 2 और ऐड होगा, मुझे बन जाएगा 8। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है, आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, तो आपका 8 आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का डेटा क्या है? दैट इज 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20 प्लस 1 21 प्लस 4 25। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा 25। आई होप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप होना स्टार्ट हुआ होगा कि यार सोचते कैसे हैं। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने पे, उसको सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करना और अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आई विल फील कि यार हाँ, आपका ये जो क्रिप्टो अरिथमेटिक है ये आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम कंडीशंस में, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन क्या कहता है कि यार सेंड, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा, अभी सॉल्व करो इसको। सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी। जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी किसी का वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है, बट सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, इसको नोट करो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको सॉल्व कर पाते हैं। आपको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है m प्लस o प्लस n प्लस e प्लस y का वैल्यू। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है और अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डालना है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी और एक्सटेंशन आएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का और डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये चलता रहेगा। अभी बेसिक एक ब्रीफ मैंने कर दिया कि यार हाँ ये टॉपिक में ये चीज़ें, आई होप आपको बेसिक क्लैरिटी आ गया होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक कर देना। दैट विल बी ऑल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।